हेलो एवरीवन, क्लास 9th के चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट का 2 पैरा पढ़े थे और उन 2 पैरा में हम लोगों ने इवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, फर्स्ट पार्ट का नाम है। उसमें इवलिन ग्लेनी के कैरेक्टर को हमने पढ़ा है कि कैसे उसके जो है वो पेरेंट्स को पता चलता है, क्योंकि वो बचपन से ही बहरी नहीं थी। और जब बचपन से बहरी नहीं थी, जब वो स्कूल में जाती थी, स्कूल में जाने के बाद में धीरे धीरे जब उसको जो है वो बहरापन बढ़ता गया, फिर उसके बाद में उनके स्कूल टीचर ने उनकी मदर को, यानी उनकी माताजी को बुलाया और बुला करके उनको यह बताया कि अब आपकी बेटी जो है वो ग्रेजुअली यानी क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे ज़्यादा बहरी हो गई है, अब यह नहीं सुनती है, इसके लिए आप इसका इलाज करवाइए। तो इवलिन जो है वो उसने कहा भी है कि अचानक जो है वो मुझे सब कुछ काला काला सा नज़र आने लगा, क्योंकि भविष्य ख़राब हो गया। बहुत सारे सपने थे उसके कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन जब बहरा कान ही काम नहीं करेंगे तो कैसे वह कहीं ना कहीं हैंडीकैप्ड होना, यानी यह एक अभिशाप जैसा ही होता है। और इसके लिए उसने सोचा कि मैं जो है वो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाऊँगी। ऐसा सोचते हुए उसके सामने जो है वो उसका पूरा जीवन प्रकाशमान नहीं नज़र आ रहा था, लाइटेड नहीं होकर के ब्लैकनेस नज़र आ रही थी, ऐसा उसको होने लगा। ऐसी यह फीलिंग्स जो है वो उसने बताई। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर 2 पार्ट 1 इवलिन ग्लेनी के कैरेक्टर का यह 3रा पैरा शुरू करते हैं। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. तो यह कहते हैं कि इवलिन ने लेकिन फिर भी जो है वो हार नहीं मानी, है ना। और उसने जो है वो यह तय कर लिया कि वह, उसने मतलब हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, और उसने जो है वो आगे जाकर यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह भी जो है वो हमेशा नॉर्मल लाइफ जिएगी। यानी नॉर्मल लाइफ का मतलब है जो नॉर्मल लोग होते हैं, जिसमें किसी भी तरह की हैंडीकैपनेस नहीं होती है, ऐसे लोगों की तरह वह भी जीवन जिएगी। ऐसा उसने डिटरमाइन कर लिया, निश्चित कर लिया। और उसने जो है वो परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और उसने अपना जो इंटरेस्ट है, अपनी रुचि जो है वह म्यूज़िक की ओर जो है वो लगा दी। यानी कि उसने जो है वो उस तरफ अपना ध्यान जो है वो, यानी परसू यानी वही पाने की कोशिश, सफल होने की कोशिश करना, तो उसने अपना जो रुचि है वह उसमें जो है वो लगा दी थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने जो है वो एक लड़की को देखा। अब वह लड़की जो जाइलोफोन बजा रही थी, अब जाइलोफोन यानी क्या, तो जैसा हमको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वुडन पीसेस जो है वो लगे हुए होते हैं, लकड़ी के पीसेस ऐसा जोड़ करके, और उसको 2 डंडियों से बजाया जाता है। एक जल तरंग जैसी ध्वनि जो है वो उसमें से निकलती है। ऐसा एक अच्छा स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, हम स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। तो ऐसा जो है वह इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी। और फिर उसने जो है वो डिसाइड किया कि शी वांटेड टू प्ले टू, यानी वह खुद भी जो है वो उसे बजाना चाहती है। अब उसने केवल देखा, अब वो क्या बजा रही है वो सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो तो बहरी थी, कानों से उसको सुनाई देता नहीं था, इसीलिए कैसा बज रहा है, क्या बज रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। उसने बजाते हुए उसको देखा और यह तय किया कि मैं भी ये बजाऊंगी। लेकिन ये बहुत बड़ा एक संघर्ष जैसा विषय था। क्यों? क्योंकि वह खुद बहरी थी, और एक बहरे व्यक्ति के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना, यानी यह एक बहुत बड़ा जो है वो रिस्क या संघर्ष ऐसा रहता है, बहुत बड़ी जो है वो समस्या जैसा रहता है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रोन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो यह कह रहे हैं कि अधिकांश जो है जितने भी टीचर्स के पास गए जो जाइलोफोन सिखाते थे, यानी म्यूज़िक सिखाते थे, उन्होंने सभी ने जो है वो उसको डिस्करेज किया, निरुत्साहित किया, यानी उसको जो है वो निम्नता की ओर यह बताया। उसको उन लोगों ने बताया कि यह कभी नहीं हो सकता कि तुम एक बहरी हो और नहीं सीख सकते। लेकिन परक्यूशनिस्ट रोन फोर्ब्स, एक रोन फोर्ब्स नाम का कोई व्यक्ति जो परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है ताल वाद्य बजाने वाला, जो है ना उसका जानकार व्यक्ति होता है, तो उसने जो है वो उसको जो है स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसने उसकी सामर्थ्य को उसने पहचान लिया।
है ना, उसने उसको जो है वो उसके सामर्थ्य को, पोटेंशियल का मतलब होता है सामर्थ्य, है ना, प्रतिभा, तो उसने उसकी प्रतिभा, उसके सामर्थ्य को पहचान लिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और फिर उसने क्या कर दिया, उसके सामने ही 2 बड़े ड्रम थे, ड्रम होते हैं ना जो बड़े ढोल ऐसे होते हैं, तो वो 2 ड्रम जो है उसको बजाना शुरू कर दिया, डिफरेंट नोट्स यानी अलग अलग तालों में बजाना शुरू किया उसने, है ना, दोनों ही अलग अलग ताल में, और इन दोनों को बजाना उसने शुरू किया। और फिर वो कहने लगा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और फिर उसने उसको कहा, जब दोनों ड्रम बजाए और ड्रम बजाने के बाद उसने कहा उस रोन फोर्ब्स ने कि तुम जो है वो इसको अपनी कानों से सुनने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो बहरी है, सुन भी नहीं सकती है, लेकिन वास्तव में उसने ये कहा कि उसको कानों से सुनने की कोशिश मत करो, तुम उसे किसी और तरीके से सुनने का प्रयास करो, यानी कि शरीर के बाकी अंगों के माध्यम से, और उसको सुनने का या उसको समझने का, उसको महसूस करने की कोशिश करो, ऐसा उसने कहा। सेज इवलिन, तो इवलिन कहती है ना, कैसा उसने महसूस किया, तो सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और फिर उसने जो है वो इवलिन कहती है कि और उसी समय जब उसने ऐसा कहा कि किसी और तरीके से कोशिश करो इसको महसूस करने की, तो फिर जब उसने पूरा एकदम अपनी आंखें बंद करके कोशिश की होगी, तो उसको ऐसा महसूस हुआ इवलिन को कि वह जो हायर नोट है, यानी कि वो ड्रम एक हायर नोट में यानी ऊंची नोट्स में ताल में बज रहा था, एक निम्न ताल में बज रहा था, तो हायर नोट वाला जो ड्रम है उसको वो अपने कमर के ऊपर, वेस्ट अप यानी कमर के ऊपर वाले हिस्से में महसूस कर रही थी, और वह जो लोअर ड्रम है वह वेस्ट डाउन यानी कि वह अपने कमर के निचले हिस्से में उसकी कंपन को महसूस कर रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और फिर उसने जो है रोन फोर्ब्स ने उसी एक्सरसाइज को बार बार दोहराया, उसी तरह से बजा रहा है, तो फिर धीरे धीरे इवलिन ने जो है वो यह सीख लिया, उसने यह डिस्कवर्ड यानी पता कर लिया कि कैसे जो है वो अलग अलग प्रकार के नोट्स को शरीर के अलग अलग अंगों में महसूस किया जा सकता है, ठीक है ना, यह उसने जो है वो सीख लिया, यानी अलग अलग पार्ट्स में कैसे महसूस किया जा सकता है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और फिर इस तरह से एवलिन कहती है कि मैंने जो है वो मेरे शरीर के अलग अलग अंगों को तैयार कर लिया, यानी मैंने मेरे दिमाग को और मेरे शरीर को जो है वो साउंड के लिए, यानी उन आवाजों को और उनके वाइब्रेशंस को महसूस करने के लिए मैंने झोंक दिया, अपने शरीर को और अपने दिमाग को उसमें लगा दिया, है ना, यह सीख लिया कि कैसे, यानी खोल दिया उनको, अपने दिमाग को, अपने शरीर को, कि मैं कैसे अलग अलग प्रकार के साउंड को, अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशंस को शरीर के कौन से अंग में महसूस कर सकती हूँ, ऐसा। और इसीलिए मैंने जब ये करना शुरू कर दिया, एंड द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी सारा काम जो है वो शीयर डिटर्मिनेशन यानी उसकी दृढ़ निश्चय भावना जो थी, यानी दृढ़ निश्चयता थी, उसके कारण यानी उसने निश्चय कर लिया था कि मैं म्यूजिक में आगे बढ़ूंगी, तो वह और उसके साथ में ही हार्ड वर्क यानी बहुत ज्यादा मेहनत तो बहुत जरूरी है ना हम लोगों के लिए भी, जिसमें किसी तरह की कोई भी अंग भंगता नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए मुश्किल रहता है, कितने डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट तो क्या सामान्य इंस्ट्रूमेंट बजाने में या उसको सीखने में भी, लेकिन वह एक बहरी थी, यानी बहरी है जब वो म्यूजिक को सुन ही नहीं सकती है। अब मान लीजिए आपको कभी बता दिया जाए कि एक ढोलक बजानी है, आगे जो गीत गा रहे हैं उस ताल पर, लेकिन वो गीत आपको सुना ही नहीं दे रहा, आप बहरे हैं, तो कैसे बजा सकेंगे, है ना, लेकिन फिर भी उसने बहुत हार्ड वर्क करके और कैसे महसूस करना है, कैसे उस म्यूजिक को बजाना है, वह आप सीख सकते हैं, यानी वह आप जो है वो बजाना बहुत ही हार्ड रहता है, तो हार्ड वर्क से ही सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा जो है वो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पर जो है वो कुछ पिक्चर्स एवलिन ग्लेनी से रिलेटेड, उसके म्यूजिक बजाने से रिलेटेड कुछ वीडियोस यह दिख रहे होंगे, हम उसको भी देख करके महसूस कर सकते हैं। ये पिक्चर्स जो दिख रही है वो वास्तव में एवलिन ग्लेनी की ही पिक्चर्स और वीडियोस है ना, तो आप इनको ठीक से महसूस करें। साथ ही दिखने वाले टेक्स्ट को भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जा रहा है, आप उस पर भी ध्यान करते रहें। She never looked back from that point onwards, और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा जो है वो आगे ही बढ़ती गई, है ना, उसने सारा जो है वो यह
किया। शी टूर्ड टू यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और उसके बाद उसने यूके का एक टूर किया, यूनाइटेड किंगडम, लंदन वगैरह यह सारा जो स्थान है, तो वहां का उसने अपने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, यानी एक बड़ी म्यूजिक की जो टीम थी, ऑर्केस्ट्रा यानी वही ताल वाद्य बजाने वाले म्यूजिक की टीम जो थी, उसके साथ उसने यूके का टूर किया। जब वो केवल मात्र 16 साल की थी उस समय एक टूर किया। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और फिर उसने जो है वो यह तय कर लिया था कि अब मेरा संगीत में ही मेरा जीवन है, यानी संगीत को अपना जीवन बना लिया, यानी जीवन में मुझे केवल यही संगीत में ही आगे बढ़ना है, ऐसा उसने तय कर लिया। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और फिर उसके बाद में उसने जो है वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, यानी लंदन के अंदर जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक चलती है ना, उसके अंदर जो है वो उसने ऑडिशन भी किया। ऑडिशन यानी वहां जो है वो उसमें सेलेक्ट होने के लिए अपना प्रस्तुतियां दी, उसने ऑडिशन किया, और उस ऑडिशन देने के बाद में उसने कह रहे हैं कि उस हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, यानी उस एकेडमी में जितना भी उसका इतिहास था, यानी जितने लोगों ने आज तक वहां पर ऑडिशन दिए होंगे, उनमें इतने ज्यादा अंक उस ऑडिशन में किसी को प्राप्त नहीं हुए, उतने ज्यादा उसने मार्क्स जो है वो प्राप्त करके और वहां पर सिलेक्ट हुई। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो पहले ग्रुपिंग में यानी ऑर्केस्ट्रल वर्क करती थी, यानी एक ग्रुप के साथ गाना बजाना यह सारा था, धीरे धीरे उसने अपनी सोलो परफॉर्मेंस यानी एकल प्रस्तुतियां देना शुरू कर दिया, है ना। आप लोग पिक्चर्स में देख रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे ऑर्केस्ट्रल वर्क यानी बहुत सारा ग्रुप है, उसके साथ में जो है वो एवलिन ग्लेनी भी बजा रही है, उसको ऑर्केस्ट्रल वर्क कहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेज है जहां पर उसने केवल उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए वहां प्रस्तुतियां दी, उसको सोलो वर्क परफॉर्मेंस कहते हैं, जो अकेले उसने दिया है। तो ऐसा जो है वो उसने धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस की और उसने बढ़ना शुरू किया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्सेज शी हैज कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और इस तरह से उसने 3 वर्ष जब उसके कंप्लीट हुए तब तक तो उसने उस म्यूजिक के क्षेत्र में मिलने वाले जितने भी टॉप अवार्ड्स होते हैं, यानी कि ऊपर के जो अवार्ड्स होते हैं वो सारे ही उसने प्राप्त कर लिए थे। इतना अच्छा परफॉर्मेंस उस लेडी का, उस लड़की का था। एंड फॉर ऑल दिस Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedules. तो फिर ये कह रहा है इस पूरे पैरा में, पैरा 5 जो है उसमें, एंड फॉर ऑल दिस, और इतने अवार्ड जीतने के बाद तो उसकी बहुत अधिक प्रशंसा होनी चाहिए। वो खुद जो है वो गर्व करने लग जाता है कि मैं ऊपर का म्यूजिशियन हूँ, यानी सबसे टॉप की म्यूजिशियन हूँ, ऐसा उसको गर्व होना चाहिए। लेकिन ऐसी हेरोइक अचीवमेंट यानी ऐसी साहसिक उपलब्धियों के बाद भी, इतनी महत्वपूर्ण और बड़ी उपलब्धियों के बाद भी उसने जो है वो कभी इस तरह को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है, ऐसा उसने बड़ा गर्व कभी महसूस नहीं किया। और वह हमेशा यही कहती थी कि इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। ये कह रहे हैं कि अगर आप बहुत अधिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद में आप ये जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, कहने का अर्थ ये है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, मेहनत तो खूब कर रहे हैं, लेकिन हमको हमारा लक्ष्य पता नहीं कि हमको करना क्या है, आगे बढ़ करके हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं, तो ये भी पता होना जरूरी है। तो हमको हमारा लक्ष्य पता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम हार्डवर्क करते हैं, बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आप जरूर वहां पहुंचेंगे, उसको प्राप्त जरूर करेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedules. इसीलिए उसने जो है वो इस सफलता को प्राप्त किया है और वह जो है वो टॉप पर गई है ना, उस ऐसी टॉप पर जहां पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, ऐसे हजारों इंस्ट्रूमेंट पर मल्टी परक्यूशनिस्ट, यानी वो कैसी बन गई ताल वाद्यिका,
तो वो बन गई मल्टी परक्यूशनिस्ट। मल्टी परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है कि किसी जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर होता है, किसी का ढोलक पर पकड़ होती है, किसी की ड्रम पर पकड़ होती है, किसी की वायलिन पर पकड़ होती है, किसी की पियानो पर पकड़ होती है, यह मल्टी परक्यूशनिस्ट। यानी ऐसा नहीं कि वो केवल जाइलोफोन ही बजाती थी, वह बाकी भी ड्रम्स बजाना वगैरह बाकी इंस्ट्रूमेंट पर भी पकड़ बना ली। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उसकी हजारों बाकी इंस्ट्रूमेंट जो है उनको बजाने में भी अपनी जो है वो अच्छी पकड़ उसने बना ली। तो इस तरह से वह एक अच्छी मल्टी परक्यूशनिस्ट बन गई और फिर उसने जो है वो हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल्स बन गए, यानी कि उसके जो है वो बहुत सारे व्यस्त, हेक्टिक का मतलब होता है व्यस्तता, यानी एक वो इंटरनेशनल शेड्यूल्स, यानी कि उसके बहुत सारे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल बन गए कि आज इस देश में जाना है, आज उस देश में जाकर परफॉर्मेंस देनी है, आज वहां देनी है। हेक्टिक हो गई यानी व्यस्त हो गई, बिजी लाइफ हो गई उसकी, तो एक बिजी परफॉर्मेंस जो है वो बन गई। इट इज इंट्रीगिंग to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। और यह कह रहे हैं कि यह भी एक इंट्रीगिंग फैक्ट था, यानी एक दिलचस्प बात थी, एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि एक इवलिन को सुनना, यानी एक ऐसी लड़की जो बिना सुने यानी सुनती नहीं है, बहरी है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा बजाती है, तो यह हमारे लिए भी एक दिलचस्प बात थी, एक आकर्षण जैसा विषय बन गया था। इन अवर 2 hours discussion she never missed a word। Man with bushy beard give me trouble, she laughed। तो फिर जो है यह लेखक कह रहा है कि हमने जो है वो 2 घंटे हमने उससे बात की, लेकिन उस 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। हमारा वर्ड मिस यानी क्या होता है, मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं और हमको वो आगे वाला जो बोल रहा है वो सुनाई दे रहा है तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि हम बहरे हैं, सुन नहीं सकते, ऐसी स्थिति में अगर आगे वाला कुछ बोल रहा है तो सुनाई देगा क्या? नहीं देता है ना। लेकिन फिर भी वो बहरी थी, लेकिन किसी से भी ऐसे बात कर रही है जैसे कि वो एकदम सुनती है ना। तो ये कह रहे हैं कि 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया कि उसको ऐसा हुआ हो कि उसको समझ में नहीं आया हो कि ये जो है वो क्या बोला है, वापस नहीं पूछा, उसने कंटिन्यू ऐसे बात की जैसे वो सुनने वाली है। जब उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो वो हंसते हुए कहती है कि मैन विद बशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, यानी केवल जो है वो गहरी घनी दाढ़ी वाले लोग जो होते हैं ना, मूंछ दाढ़ी, वो मुझे थोड़ी समस्या देते हैं, है ना। अब वो समस्या क्यों देते हैं, तो आगे ये कह रही है कि इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस स्पेशली द आईज। शी तो यह कहती है कि क्योंकि केवल होठों से काम नहीं चलता कि वो होठों से क्या बोल रहे हैं, क्योंकि केवल होठ हिल रहे हैं तो दाढ़ी भी है तो होठ दिख रहे हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको समझने के लिए उनके पूरे चेहरे को पढ़ना पड़ता है, और खास करके उनकी आंखें कि वो किस तरह की फीलिंग्स से बातें कर रहा है ना। तो पूरा चेहरा जो है वो दिखना चाहिए। तो दाढ़ी वाले व्यक्ति का जो है वो ज़्यादा घनी दाढ़ियों वाले व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख सकता था, तो उसमें थोड़ी मुझे समस्या होती थी। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, वह जो है वो स्कॉटिश लैंग्वेज जो है वो अच्छी लहजे में, लिल्ट यानी एकदम तुकबंदी के साथ, एकदम जो है वो फर्राटे के साथ बोलती थी। और एकदम लहजा कैसा था बोलने का, तो स्कॉटिश है ना, लिल्ट था। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। अब वो लड़की हमेशा कहती थी, जब उसको कहते थे कि तुम ऐसी भाषा कैसे बोल सकती हो, यानी स्कॉटिश लैंग्वेज, तो वो सीधा उत्तर देती थी, क्यों? क्योंकि मैं 11 साल की थी ना, तब तक सुन सकती थी। जब सुन सकती थी तो इसीलिए उसने खूब सुना था, वो भाषा सीख गए। लेकिन हमको अगर कोई नई भाषा सीखनी है तो उसके लिए हमको सुनना जरूरी है, हम सुनेंगे तभी तो बोल पाएंगे आगे कि क्या कहना चाहिए उसको। तो वो ऐसा कहती थी कि मैं अच्छी स्कॉटिश बोल सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं जो है वो 11 साल की थी, तब तक सुन सकती थी। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता उसका ये कहना, इसके ये कहने से ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो बाकी भाषा है जैसे फ्रेंच, जापानीज इतनी अच्छे तरीके से बोलती है, वो कैसे सीखी? क्योंकि 11 साल की उम्र तक तो ये सारी भाषाएं उसने सुनी नहीं, है ना। तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं उसकी प्रतिभा तो
है ही है, यानी वो भी बहुत अच्छे तरीके से बोल देती थी। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पॉवर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। और म्यूजिक कैसे सीखी, तो वो वर्णन करती है कि क्योंकि यह तो है वो मेरे पूरे शरीर में जो है वो रम गया है, मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में, पूरे शरीर के अंदर जो है वो उसको रोमांचित कर देता है, यानी उसके अंदर आ जाता है। इट टिंगल्स इन द स्किन माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। और यह जो है वो हमारे शरीर के प्रत्येक चमड़ी के अंदर, स्किन के अंदर, उसके अलावा चिक बोन्स यानी कि उसके गालों की हड्डियां जो है उसके अंदर, और यहाँ तक कि मेरे बालों के अंदर एकदम रोमांचित कर देता है उनको, है ना, यानी एकदम जो है वो महसूस होने लगता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। तो वह कहती है कि वह जो है वो जब भी xylophone बजाती है तो उसका साउंड क्या बज रहा है वो उन डंडियों के माध्यम से उसकी उंगलियों के अंदर जो है वो महसूस होता है, ऐसा वो कहती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब भी वो कहती है कि मैं ड्रम बजाने के लिए उसके आगे झुकती हूं तो तब क्या होता है, तो उसकी जो रेजोनेंस है, उसकी जो प्रतिध्वनि है, वह जो है वो उसके शरीर के अंदर महसूस होती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs। और फिर ये कह रही है कि और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पर, यानी जब भी कोई प्लेटफॉर्म मंच बनाया जाता है तो लकड़े के टेबल्स वगैरह से बनाया जाता है, तो जब मैं उस पर खड़ी होकर के और जब बजाती हूँ तो मैं वहाँ अपने जूते खोल देती हूँ, ताकि क्या होता है, तो उसके लिए उसकी जो वाइब्रेशंस है वो उसके उस नंगे पाँवों से होकर उसके पाँवों में आती है। यानी इस प्रकार से वो अपने शरीर के अंदर सारे अंगों को महसूस, सारे अंगों में उस म्यूजिक को महसूस करके और वह अपनी म्यूजिक को कंटिन्यू रखने में, सीखने में या प्रतिभा को प्रदर्शित करने में सफल हुई है। नॉट सरप्राइजिंगली Evelyn delights her audience. In 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इवलिन जो है वो अपनी ऑडियंस को, अपने उस दर्शकों को, अपने उन श्रोताओं को आकर्षित करती थी, डिलाइट यानी प्रसन्न कर देती थी, आनंदित कर देती थी। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटीज, यानी कि एक रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी नाम से एक संगठन ऐसा चलता होगा, और उसने जो है वो सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, प्रेस्टिजियस यानी उसका एक प्रसिद्ध पुरस्कार है सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। सोलोइस्ट यानी एकल प्रदर्शन करने वाले, यानी अकेले प्रदर्शन करने वाले, ऐसे सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि एक साल की सबसे टॉप की सोलोइस्ट, इस अवार्ड से भी उसको सम्मानित किया है, है ना, उन्होंने सम्मानित किया। और सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, यानी जेम्स ब्लेड्स नाम का जो है वो एक मास्टर परक्यूशनिस्ट, एक बहुत ही सबको लोगों को सिखाने वाला ऐसा टॉप का पुराना सीनियर वादक जो है वो कहता है कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट इट हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भगवान ने भले ही उसकी सुनने की शक्ति को ले लिया है, श्रवण शक्ति को ले लिया है, यह सब हमने बिफोर यू रीड में शुरुआत में पढ़ा था, यह लाइन है ना, कि भले ही भगवान ने उसके सुनने की शक्ति को, श्रवण शक्ति को ले लिया है, लेकिन उसके अंदर कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कुछ अद्वितीय क्षमता जरूर इसको दी है, भगवान ने उसके अंदर डाली है। वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी जो हम सुनते हैं ना वो महसूस करती है, और उस हमसे भी ज्यादा, यानी हम सुनकर जितना महसूस नहीं कर सकते वो उतना सारा जो है वो अपने शरीर के अंगों के माध्यम से फील करके महसूस कर लेती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसीलिए वह जो है वो इतना सुंदरतम तरीके से म्यूजिक को प्रदर्शित कर सकती है ना, ऐसा हम लोगों ने देखा है। अगला बिंदु देखते हैं। इवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। इवलिन ने माना भी है ना, वो खुद मानती थी, स्वीकार करती थी कि शी इज समथिंग ऑफ
वर्कहॉलिक, यानी वो एक वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक का मतलब होता है काम में लगी रहने वाली, क्या काम का कीड़ा कह सकते हैं अपने शब्दों में, तो वो एक काम का कीड़ा या काम में लगी रहने वाली थी। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। बाकी जितने भी शास्त्रीय संगीतज्ञ है ये कहती है कि मुझे उनसे ज्यादा काम करना होता था, ज्यादा मेहनत करनी होती थी। स्वाभाविक है, करनी ही होती थी। बट द रिवॉर्ड्स वॉज इनर्मस, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद उसका जो रिवॉर्ड्स है, उसका जो पुरस्कार है वो भी इनर्मस होता था, यानी विशाल बड़ा मिलता था, है ना। मुझे प्रशंसाएं मिलती थी, बड़े बड़ा नाम होता था, तो उसके कारण मुझे और उत्साह आता था। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, इवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। यानी इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी, यानी उसका जो है वो रेगुलर कंसर्ट जो होती थी, जहां पर उसको जाती थी वहां पैसे मिलते थे, ये सब कुछ था। उसके अलावा वो इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी कुछ फ्री कंसर्ट भी करती थी। कंसर्ट का मतलब होता है बड़े बड़े कार्यक्रम, है ना, महफिल है सजाना। तो इस यह जो है वो कई बार फ्री में जो है वो कई बार प्रिजन्स यानी जेल में जो कैदी है उनके लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर लिए, कई हॉस्पिटल्स में जो है वो काम करने वाले या वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, उनका मन बहलाने के लिए एक कॉन्सर्ट्स वगैरह करती थी, तो वो फ्री में ये भी कर लेती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और यहाँ तक कि वह जो है वो हमेशा युवा जो म्यूजिशियंस थे जो संगीत सीखना चाहते हैं उनके लिए क्लासेस लगाने के लिए भी वो विशेष प्रायोरिटी देती थी, उसको प्राथमिकता देती थी। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड्स फॉर डीप चिल्ड्रन सेज शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन। और एक जो है वो एन रिचलिन नाम की एक संस्थापक सदस्य कह सकते हैं बीथोवन फंड्स फॉर डीप चिल्ड्रन, यानी ऐसी एक संस्था चलती थी। उस संस्था की जो भी हेड थी वो एन रिचलिन, वो ये कहती है कि वह जो है वो एक उभरती हुई शाइनिंग यानी चमकता हुई प्रेरणा है बहरे बच्चों के लिए, क्योंकि दूसरे बहरे बच्चों को भी उससे प्रेरणा मिल सकती है। उसका उदाहरण दिया जा सकता है कि देखिए वो बहरी होते हुए कितनी आगे बढ़ गई, तो इसीलिए वो बाकी बहरे बच्चे भी जो है ना वो कभी अपने आप को दुखी महसूस नहीं करेंगे या ऐसा नहीं महसूस करेंगे कि हम जीवन में क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, यानी वे लोग जो बहरे बच्चे हैं वो खुद उसको देख करके ये प्रेरणा लेते हैं कि ऐसा दुनिया में कोई स्थान नहीं है कि वहां हम नहीं जा सकते, कि हमारे बहरापन कहीं पर बाधा बनेगा, तो ऐसा नहीं है। इवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। इवलिन ग्लैनी ने इतनी कम उम्र में इतना प्राप्त कर लिया था कि उससे दुगनी उम्र के लोग भी जो है वो इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। वो बहरी होते हुए भी उसकी आधी एज में ही उसने ये सारा कर लिया। शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। उसने जो है वो ताल वाद्य बजाने की जो सिस्टम है यानी एकल में वगैरह, उसको ऑर्केस्ट्रल वर्क, यानी ऑर्केस्ट्रल वर्क में क्या होता है, बजाने वाले भी होते हैं, गाने वाले भी होती है, ग्रुपिंग भी होती है, तो उससे क्या हो जाता है कि वो टॉप में रहता है, वो हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें सारे वाद्य बजते हैं, अच्छा ही लगेगा, गीत भी चलता है तो। लेकिन परक्यूशंस ओनली सोलो परफॉर्मेंस देना, केवल एक इंस्ट्रूमेंट को बजाना, यह थोड़ा सा लगेगा कि एक ही इंस्ट्रूमेंट बजता है, तो लोगों को उसमें रुचि कम होती है, ऑर्केस्ट्रल वर्क में ज्यादा रुचि होती है। लेकिन इसने जो है वो उस परक्यूशन जो है ना, उसको भी आगे बढ़ा दिया, यानी उस ऑर्केस्ट्रल वर्क की बजाय उस प्रथा को भी आगे बढ़ा दिया ताकि लोगों को ये भी पसंद आने लग गया, है ना, उससे आगे बढ़ाया उसने। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और यह भी प्रदर्शित किया खुद ने कि यह भी वास्तव में झकझोरने वाला होता है, यानी बहुत आनंद आ सकता है इसके माध्यम से भी। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ ही कैन डू इट आई कैन। और फिर जो है यह ये भी कह रहे हैं कि उसने जो है वो बाकी लोगों के लिए भी, ऐसे लोगों के लिए जो वास्तव में हैंडीकैप है, कहीं ना कहीं विकलांग अपंग है, कहीं आंखें नहीं है, कुछ देख नहीं सकते हैं, कुछ लोग सुन नहीं सकते हैं, किसी के हाथ पैर नहीं है, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो कि वास्तव में हैंडीकैप है, उन लोगों के लिए भी उसने प्रेरणा का कार्य किया, क्योंकि वे लोग कहते थे कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इतना ही नहीं, उसने कहीं करोड़ों लाखों लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को, और उसने जो है वो बहुत ही बड़ा आनंद जो है वो दिया, है ना, उसके बजाने के कारण। तो इस प्रकार की यह इवलिन ग्लैनी जो है वो बहुत ही अच्छी
परक्यूशनिस्ट बनी और एक अच्छी जाइलोफोन और बाकी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली बन करके और अपना नाम रोशन किया, बहुत आगे बढ़ी और प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, है ना। तो आज हमने जो है वो उसके बारे में, एवलिन ग्लैनी के बारे में समझा है। पहला पार्ट अगर हमने नहीं देखा है या पिछले जो लेसन्स हमने नहीं देखे हैं उनको अगर देखना चाहे तो ऊपर आई बटन में लिंक दी हुई है, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। बाकी भी अपने जो टॉपिक है जो अपने चैनल पर पढ़ाए हुए हैं पूर्व में, वह हमको नीचे डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर उसकी लिंक दी हुई है, आप उसके माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।